स्वागत है आप सभी का जीरो से हीरो के एक नए एपिसोड में। और उम्मीद करता हूं दिवाली आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी, एकदम शांति से मनाई होगी। जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको पटाखे नहीं जलाने, क्योंकि पटाखे जलाने से नुकसान होगा। संडे को मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पटाखे मत जलाइए, क्योंकि पटाखों से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, बड़े बुजुर्गों को भी नुकसान होता है और साथ ही साथ आपके पापा का भी नुकसान होता है। पापा का नुकसान कैसे था वो वीडियो में मैंने बता रखा है, ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। और आज शुरू करने वाला हूं मैं जीरो से हीरो का जो नया एपिसोड। स्वागत है आप सभी का जीरो से हीरो के एक नए एपिसोड में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो से हीरो का सफर मैंने इसीलिए शुरू किया था कि आपको जो भी टॉपिक ना आते हो उन टॉपिक को एकदम डिटेल में, एकदम बारीकी से समझाकर आपको वो टॉपिक एकदम से क्लियर कर सकूं। और ये जो जीरो से हीरो का जो पहला टॉपिक मैंने उठाया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का उठाया था। और जैसा कि देखते आ रहे हर एक चीज इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल में आपको मैं समझा रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि जो नरेशन है वो आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। और इतनी डिटेल, इतनी बारीकी से आपको और कहीं किसी चैनल पे मिलेगा भी नहीं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया गया हो। ये मेरा चैलेंज है कि आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जितना डिटेल मैंने बता रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उतना डिटेल और किसी भी वीडियो लेक्चर में किसी भी टीचर ने नहीं बताया है। इंपरेटिव सेंटेंस जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था और इस वीडियो लेक्चर में भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही कवर करेंगे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल लेट का यूज कवर करने वाला हूं। और लेट का यूज बहुत ही परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि इसमें ये कंफर्म नहीं है कि इसमें पहले सेंटेंस में जो रूल अपनाया गया वो दूसरे सेंटेंस में वही रूल रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा, दूसरे में जो अपनाया गया वो तीसरे में वही रहेगा कि पहले वाला घूम के आ जाएगा। ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें हर सेंटेंस जो है अपना एक अलग नया रूल लेकर आता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, और पूरी बात डिटेल में, ये लेट का यूज डिटेल में समझाने वाला हूं। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मुझे नहीं लगेगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी, तो बने रहेगा वीडियो में आके। और अब ज्यादा देर ना करते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर एक चीज आपको डिटेल और यूनिक तरीके से समझाई जाती है। यदि आप चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मेरा वीडियो सबसे पहले सही समय तक आप तक पहुंच पाएगा। तो चलते हैं वीडियो में। लेट के यूज का इनडायरेक्ट बनाना सारे स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बना रहा है। तो लेट होता क्या है? जैसे कहा है कि लेट अस गो, सुझाव दिया जाता है, मशवरा दिया जाता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन ये शुरुआत होता है लेट से। और जहां कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में अगर लेट आ गया, उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा गया, तो सारे स्टूडेंट के हाथ पैर खुल जाते हैं। तो आज इसी सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट बनाना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू होता है लेट का सेंटेंस। तो ये ध्यान रखिए कि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस कई प्रकार के भाव उत्पन्न कर सकता है, कई सारी चीजें बता सकता है। कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कई सारी फीलिंग्स हमें दे सकती है। तो उनमें फीलिंग्स में यदि वो सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच जो लेट से शुरू हो रहा है वो हमें प्रपोजल दे रहा है या सजेशन दे रहा है, प्रस्ताव या सुझाव दे रहा है, तब उसका जो बदलाव होगा वो किस प्रकार से होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब से को प्रपोज या सजेस्ट में बदल लेते हैं। यानी कि अब यह ध्यान रखिए कि अगर सेज लिखा है तो प्रपोजेस कीजिए या सजेस्ट कीजिए, या सेड लिखा है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड, इनका प्रयोग कीजिए। जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होगा उसी टेंस के अनुसार प्रपोज या सजेस्ट हमें लिखना रहेगा। ध्यान रखिए, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना रहेगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिखना रहेगा, यदि पास्ट में है तो पास्ट में लिखना रहेगा। इसीलिए से को हमने प्रपोज या सजेस्ट कर लिया है कि से की जो टेंस बदलेगी उसी के अकॉर्डिंग प्रपोज या सेड की टेंस भी बदलती चली जाएगी आगे सेंटेंस में। क्लियर? फिर इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट का प्रयोग करना है। यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है कि इसमें आपको दैट का प्रयोग करना है। यानी दैट का प्रयोग मैंने कहां बंद कराया था? क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड में इफ या वेदर कराया, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में आया, हमने कहा टू लगाइए। लेकिन यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है इसमें लेट का यूज कर रहे हैं, इसमें इन्वर्टेड कामा हटा के आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं और करेंगे भी। क्लियर? उसके बाद है फिर रिपोर्टेड स्पीच का लेट हम हटा देंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में लेट लगा होगा उस लेट को हम लोग हटा देंगे। उसके बाद है फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार अस को बी या दे में प्रयोग कर देंगे। अर्थात जो लेटस लिखा होता है सेंटेंस में, देखा होगा कहीं भी जहां कर भी लेट का लिखा होगा तो लेटस लिखा रहता है। तो लेटस को जो अस जो वर्ड होता है उसको हम लोग वी या दे किसी में चेंज कर लेते हैं। लेट को हटाएंगे, अस को वी या दे में चेंज कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है बी या दे के बाद शुड लगाएंगे और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वी या दे के बाद हम लोग शुड का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि जब कर्ता स्वयं
कार्य में शामिल होगा, जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होगा, तब आप वी या दे इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं अस की जगह पे। लेकिन अगर कर्ता स्वयं कार्य में शामिल नहीं है तो वहां पे आप केवल दे का ही यूज करेंगे। क्लियर? इस बात को आप माइंड में रखिए। अभी लिख देता हूं मैं आपके लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच में होने वाला जो कार्य होगा उस कार्य में कर्ता स्वयं सम्मिलित होगा, तब तो वी या दे कुछ भी लगाइए। लेकिन अगर कर्ता कार्य में सम्मिलित नहीं है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं कह रहा है कि जाके कर लीजिए, तो वहां पे आपको दे का ही यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इन रूल्स को नोट कीजिए, उसके बाद जो बचे रूल है उन्हें भी नोट कर देता हूं और उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। अब आ जाते हैं अगले नियम। कुछ आगे कुछ और नियम है, एडिशनल नियम जिसे कहते हैं कि प्रपोज या सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो सजेस्ट या प्रपोज के बाद वह ऑब्जेक्ट के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। टू प्रीपोजिशन अर्थात अभी तक आपने क्या देखा कि यदि सेड टू लिखा है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल लेते थे या आस्क्ड में बदल लेते थे। लेकिन यहां पर लेट के यूज वाले सेंटेंस में अगर सेड टू लिखा है तो आप सेड को ही सजेस्ट या प्रपोज में बदलेंगे। टू जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर? इसे देखिए कि लिखा है प्रीपोजिशन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट या सजेस्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार से आप करेंगे कि अगर टू लिखा हुआ है तो आप टू को हटाएंगे नहीं। क्लियर? अब यदि प्रपोज या सजेस्ट के बाद, यहां पे सजेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रपोज या सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, मतलब बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप खाली सेट लिखा हुआ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो प्रपोज या सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोज या सजेस्ट लगाने के तुरंत बाद आप उसमें यूज जो मेन वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे। क्लियर? ध्यान रखिए कि उसमें प्रपोज या सजेस्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट आपको नहीं नजर आ रहा तो उसमें आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब आ जाते हैं जो अभी मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया था कि अस के स्थान पर वी का प्रयोग तब करना चाहिए जब कर्ता स्वयं प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित हो रहा हो, तभी हम अस के स्थान पर वी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अस के स्थान पर दे का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा होगा। क्लियर? ये चीज मैंने बता रखी है। लेकिन एक जगह पे और दे का प्रयोग कर सकते हैं। ये कहीं कहीं सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाता है कि अस है ही नहीं, तब क्या करेंगे? हमने बताया अस को ही बदल देंगे वी या दे में। लेकिन जब अस मिलेगा ही नहीं तब क्या सब्जेक्ट बनाएंगे? तब बनाएंगे कि दे को सब्जेक्ट बना लेंगे हम। तब वहां पे निश्चित हो जाएगा बिना अस का जो सेंटेंस होगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि जो कर्ता है नहीं, जो रिपोर्टर है हमारा सेंटेंस का, वो निश्चित रूप से कार्य में सम्मिलित नहीं हो रहा है, तभी वहां पे अस लगा हुआ नहीं है। और अस नहीं लगा मिले तो आपको दे का यूज करना है। ये बहुत कम सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर जहां भी मिले वहां ध्यान रखिए कि बिना अस का सेंटेंस दे का ही यूज कराएगा। क्लियर? तो इन चारों रूल्स को नोट कर लीजिए, फिर चलते इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो लिए मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं जिसको आप लोग इनडायरेक्ट बनाना सीख लीजिए कि जिसमें मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू सिनेमा। अब यहां पे ध्यान रखिए कि इसको हो जाएगा कि मोहन सजेस्ट, अब यहां सेड टू था अर्थात सजेस्टेड, और क्या बताया है कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो आप टू को यूज कीजिए। तो सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या प्रपोज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड भी कर सकते थे, कोई गलती ना होती। सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड। अब फिर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम लोग, दैट का यूज कर लेंगे, दैट। लेट अस, तो यहां लगाएंगे वी या दे का यूज हम लोग कर लेंगे। दोनों में से कोई भी लगा लेंगे। बताया है कि आप अस की जगह पे वी या दे दोनों का यूज कर सकते हैं। तो वी या दे, और फिर शुड बताया है, शुड गो टू सिनेमा। क्लियर? ये हो गया। अब जैसे आई सेड टू द विलेजर लेट अस हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? आई प्रपोज्ड या सजेस्ट, कुछ भी लगाइए, टू द विलेजर दैट वी शुड हेल्प द पुअर। क्लियर? ये चीज समझ में गया होगा। अब ये एक नियम आपको मैंने बताया था कि यदि आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं लगाना हो तब करेंगे क्या? तब आप मेन वर्ब को आईएनजी लगा के इसके साथ लगा देंगे। ये इसका नियम है। लेकिन आपको यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तब भी आप वी या दे का यूज करेंगे। ये बात भी पक्की होती है कि इसमें अगर आप आईएनजी लगाइए तो लगाइए, अगर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है तो आप वी या दे दोनों को में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे द चिल्ड्रेन प्रपोज्ड,
प्लेइंग टुगेदर, जो अभी तक मैंने नियम बताया उसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रन प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। यहां देखिए वी का यूज किया, आप दे लगा सकते हैं, यहां पर भी वी था तो आप दे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आप दे भी लगा देंगे। बस दे का यूज वहां पे, वी का यूज वहां पे मत कीजिएगा जहां पे अस का यूज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, वहां आप वी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आप वी लगाइए, दे लगाइए, सेंटेंस गलत नहीं होने वाला। एक कॉमन सा रूल होता है जो मैंने आपको बताया है कि यदि कर्ता स्वयं शामिल होगा तब वी लगाएंगे, और कर्ता नहीं शामिल होगा तब दे लगाएंगे। लेकिन अस जो लगा हुआ है, अस बता रहा है कि हर सेंटेंस में कर्ता स्वयं शामिल हो रहा है, इसीलिए आप वी का यूज कर सकते हैं, और वी के साथ साथ दे का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर? तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रूल लेते हैं हम। तो अगला रूल हमारे सामने आता है कि यदि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस विश या डिजायर, यानी इच्छाओं की पूर्ति प्रकट कर रहा है, मतलब किसी की इच्छा प्रकट कर रहा है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है जब रिपोर्टर की इच्छा प्रकट कर रही हो और लेट से स्टार्ट हो रही हो, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब, जो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब दी होगी, सेड या सेज दिया होगा, उसको विश या विश्ड में बदल लेंगे। क्लियर? इसमें और बाकी रूल जो हमारा होगा वो इससे पहले वाले जो सेंटेंस था उसी के अकॉर्डिंग होगा, जिससे इन्वर्टेड कामा हटाएंगे हम लोग, दैट का यूज करेंगे। फिर क्या बताया था इसके पहले रूल में कि अस जो बदलेगा वी या दे के अनुसार किसी में बदल लेगा। लेकिन इस सेंटेंस में जिसमें इच्छा प्रकट की जा रही हो, ऐसे सेंटेंस में अस ही देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको लेट के बाद और कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन देखने को मिल सकता है, हिम मिल सकता है, मी मिल सकता है, या देम मिल सकता है, इस प्रकार का मिल सकता है। और जैसा जिस पर्सन का प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे रिपोर्टर या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं प्रोनाउन चेंज में बताया था, उसी के अनुसार वो जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल लिया जाएगा। प्रोनाउन चेंज आप जाके, अगर याद होगा आपको कि मैंने आपको कितना क्लियर समझाया था प्रोनाउन चेंज, जाके देख सकते हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा है कि प्रोनाउन चेंज होता क्या है। और यहां पे आप जान लीजिए कि इसमें प्रोनाउन चेंज उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और जो इसके बाद हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड के लगाकर, जो इसके पहले के रूल में बताया था कि शुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वो करेंगे। जैसे देखिए इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है कि विवेक सेड लेट मी गो आउट, तो यहां पे हो जाएगा विवेक। अब सेड लेट मी गो आउट, तो यहां पे हो जाएगा विश्ड, विवेक विश्ड दैट। अब मी है, मी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात इसे विवेक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, विवेक के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ही, और ही के बाद क्या होता है शुड, ही शुड गो आउट। क्लियर? कि ही शुड गो आउट। अब वीना सेड लेट हिम बी हर हस्बैंड, तो ये क्या हो जाएगा कि वीना विश्ड दैट। अब हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम जो हमारा है ये नो चेंज में जाता है, थर्ड पर्सन है, तो लेट ही शुड बी, और फिर हर हस्बैंड। यहां पे बी ही हमारा वर्ब की फॉर्म थी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है वो प्रोनाउन चेंज के नियमानुसार दूसरे फॉर्म में, दूसरे में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन बन जाएगा। बाकी सारे रूल, सारे नियम पहले की तरह है और कुछ चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे अगला रूल देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हम लोगों को लेट का मिलता है कि यदि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस से अलाउ या परमिशन, मतलब अलाउ अनुमति या परमिशन दोनों का किसी का बोध हो रहा हो, तो क्या करेंगे? तब हम उसके सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच का जो मूड हो रहा होगा उस मूड के अकॉर्डिंग हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी से उसको रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर, जो सेंटेंस का मूड होगा, मतलब कैसा कि यदि कोई बड़ा अपने से छोटे को कुछ कह रहा है, जो अनुमति दे रहा है, तो वहां पे आप सेट को ऑर्डर्ड में कर लीजिए, और कोई छोटा जब बड़े से कुछ कह रहा है अनुमति के लिए तब वहां पे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर है रिक्वेस्ट कर लेंगे। फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू अलाउ का प्रयोग करेंगे, मतलब अभी तक क्या इन्वर्टेड कामा हटाते थे हम लोग दैट का यूज करते थे,
लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटा लेंगे और हम लोग टू अलाउ का यूज करेंगे, और लेट जैसा हटाते थे वैसा ही लेट को हटा के अलग कर देंगे और इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू अलाउ का यूज कर लेंगे। क्लियर? और फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन चेंज के अकॉर्डिंग हम लोग बदलेंगे। जैसा अभी बताया कि इससे पहले वाली स्लाइड में कि ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चेंज के नियमानुसार बदलेगा। अर्थात जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होगा। ये रूल है प्रोनाउन चेंज का। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। तो इससे रिलेटेड जो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होंगे उनको हम लोग प्रोनाउन चेंज के नियमानुसार बदल देंगे और नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन बना देंगे। क्लियर? और उसके बाद जो वर्ब हमें मिल रही है उस वर्ब को हम इंफिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ? टू लगाकर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इंफिनिटिव में। क्लियर? अब जैसे होगा विनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। अब यहां पे क्या होगा कि विनय सेड टू हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक हो गया, तो छोटा जो है बड़े से कुछ अनुमति मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा कि विनय रिक्वेस्टेड, बता दे इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू अलाउ का यूज करेंगे, टू अलाउ हिम, जो क्योंकि मी था और मी क्या था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है हम लोगों का रिपोर्टर के अनुसार, इसीलिए हिम लगाया। और क्या बताया कि वर्ब को इंफिनिटिव अर्थात टू गो होम कर लेंगे। क्लियर? या द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, यहां प्रिंसिपल बड़ा है, प्यून छोटा है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। अब क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, टू अलाउ। अब ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, अर्थात थर्ड पर्सन नो चेंज में जाता है, टू अलाउ हिम टू कम इन। क्लियर? तो अगर लेट्स के शुरू होने वाले सेंटेंस से हमें कोई अनुमति का भाव बोध हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सेड को रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर में चेंज कर लेंगे और फिर इन्वर्टेड कामा हटा के टू अलाउ का यूज करेंगे। क्योंकि इस रूल को मैं दोहरा इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी तक आपको मैंने दैट का यूज बताया, इसमें इन्वर्टेड कामा हटा के आपको टू अलाउ लगाना है, ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें वर्ब जो होगी ये इंफिनिटिव में चेंज कर ली जाएगी। क्लियर? तो चलिए इन रूल और इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते अगला रूल लेते हैं। तो आगे रूल लेते हैं कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट प्लस देयर बी या इट बी से शुरू हो रहा हो तो इससे हम लोगों को कल्पना का बोध होता है, सपोजिशन का बोध होता है। और जब सपोजिशन का बोध होता है तब करना क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को हमें सपोज में बदल देना है। अभी तक जो इसमें बदलते थे उसको छोड़ो, अब इसमें जब सपोजिशन का बोध होगा, और सपोजिशन का बोध तभी होगा जब लेट के बाद हमें इट मिलेगा, उसके इट के बाद बी मिलेगा, या फिर लेट के बाद देयर मिलेगा और देयर के बाद बी मिलेगा, तो इससे कल्पना का बोध होगा। और कल्पना का बोध होने से ही रिपोर्टिंग वर्ब में जो सपोज में बदल देनी है, सपोज में बदल देंगे। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर हम लोग दैट यूज करेंगे। पिछले वाले में क्या कर रहे थे? में हम टू अलाउ का यूज कर रहे थे। हाँ, टू अलाउ के मामले से एक चीज याद आई कि टू अलाउ जब भी यूज कर रहे हो तो कहीं कहीं पर आप अगर ना समझ पाए टू अलाउ लिखने के, या कहीं बदल के लिखा हो तो टू अलाउ की जगह टू लेट भी लिख सकते हैं। टू अलाउ की जगह टू लेट लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होने वाली। तो पिछले वाले सेंटेंस में क्या बता रहे थे कि टू अलाउ यूज करते हैं, लेकिन वहां पे आपको टू अलाउ नहीं दैट लगाना है। और दैट लगाने के बाद जो लेट आया होगा उस लेट को आपको हटा देना है, और हटाने के बाद जो देयर बी या जो इट बी लिखा होगा उसे टू बी कर देना है। देयर बी या इट बी को आप टू बी कर दीजिए। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने लिया है कि ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, मतलब उसने कहा कि इसे वर्गाकार होना चाहिए, यानी कल्पना कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि सपोज्ड दैट, ही सपोज्ड दैट। अब लेट को हटाना है, इट बी को हमें क्या करना है? टू बी अ स्क्वायर। क्लियर? ये इस प्रकार ही सपोज दैट टू बी अ स्क्वायर। यू सेड लेट देयर बी सम वाटर, तो क्या हो जाएगा? सपोज फिर दैट। अब लेट देयर बी, लेट को हटाना, देयर बी को हमें किसमें बदल देना है? टू बी सम वाटर। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस आपको जहां कहीं भी मिल जाए, जहां कहीं भी कल्पना करने वाले सेंटेंस लेट के साथ लगे हुए मिल जाए तो उस पर आपको करना यही रहेगा
कि इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे और लेट को पूरी तरह से हटा देंगे और लेट के बाद आने वाला इट बी या देयर बी को आप लोग टू बी में चेंज कर लेंगे। क्लियर? और यदि कहीं सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज आ रहा होगा तो उस प्रोनाउन चेंज को अपने जैसे अकॉर्डिंग बताया है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। अगर प्रोनाउन नहीं आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए इस रूल को लिख लीजिए और एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रूल लेते हैं। तो अगला लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस है कि यदि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस आपको ये बताए कि इवन इफ यद्यपि का बोध करा रहा हो, इसमें इवन इफ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको सेंटेंस पढ़ना है और इवन इफ का बोध कराने वाले सेंटेंस को पहचानना है। इन सबको पहचानने का सबसे आसान रूल ये होता है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में एवर सो का यूज देखने को मिलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एवर सो का यूज देखने को मिल रहा है और दो सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं तो जान लीजिए कि आपको वहां पे इवन इफ का यूज करना है। तो आप करेंगे क्या, उसमें आप जो रिपोर्टिंग वर्ब दी रहेगी उस रिपोर्टिंग वर्ब में आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है वैसी ही रहने देंगे। सेड है, सेड टू है या सेज है, सेज टू है, कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटा के आप दैट का यूज करेंगे। क्लियर? फिर लेट हटाएंगे और लेट हटा के आप इवन इफ का यूज करेंगे। लेट के जगह पे आप इवन इफ लगाएंगे और सेंटेंस में जहां पर भी एवर सो का यूज रहेगा उस एवर सो को आप बिल्कुल पूरी तरह से वहां से हटा देंगे। क्लियर? यही रूल है। तो देखिए इसका एग्जांपल मैंने लिया है कि मिस्टर पांडे सेड लेट इट रेन इवन एवर सो हार्ड आई विल गो आउट। तो इसको जब आप बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो बनेगा मिस्टर पांडे सेड दैट। अब लेट को हटाना है, इवन इफ का यूज करना है, इवन इफ इट रेन। अब एवर सो आपको हटा देना है, इट रेन हार्ड और उसके बाद आई है यानी कि प्रोनाउन चेंज है। प्रोनाउन चेंज आई या मिस्टर पांडे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही विल गो आउट। क्लियर? कुछ इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा कि मिस्टर पांडे सेड दैट इवन इफ इट रेन हार्ड ही विल गो आउट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इनको मैंने बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्क कोई छेड़खानी नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। इन्वर्टेड कामा को हटा के आप दैट का यूज कर लेंगे। लेट के स्थान पे इवन इफ का यूज होगा और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त एवर सो को आप पूरी तरह से हटा देंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे का नियम लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है कि लेट से हट के थोड़ा सा लिया है। लेट से हट के लिया है कि यदि क्वेश्चन टैग आपको सेंटेंस में मिल जाए। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग होते हैं जैसे आपने सेंटेंस को कुछ कोई भी लिखा देखा, बहुत सारी जगह पे लिखा होगा कि पूरा सेंटेंस लिखा, उसके बाद लिखा है कैन आई, मे आई, विल यू, इस टाइप के दो वर्ड का एक क्वेश्चन बना के क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वाले ट्रांसलेशन मैं आपको फिर किसी वीडियो लेक्चर में करा दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन टैग एकदम से क्लियर हो जाएगा। कितने प्रकार के क्वेश्चन टैग होते हैं, कहां कहां हमको ट्रांसलेट में लगाया जाता है, ये अलग की बात है। क्वेश्चन टैग समझना अगला वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। और इसमें आप जान लीजिए कि यदि सेंटेंस के बाद आपको क्वेश्चन टैग दिख रहा है, यानी यहां आपको लेट से शुरू हुए सेंटेंस नहीं दिखेंगे, तो यहां पे आपको नॉर्मली इंपरेटिव सेंटेंस दिखेगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग छोटा सा दिख जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस का पूरा मूड पढ़ते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच का पूरा मूड हम पढ़ते हैं कि किस मूड में है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क या रिक्वेस्ट या अन्य किसी वर्ड में जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस में यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते हैं। हाँ, जो रिपोर्टेड स्पीच का मूड होगा उसके अकॉर्डिंग तो हम वर्ड बदलेंगे, लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो आस्क या आस्क रख सकते हैं, लेकिन अगर वो पास्ट टेंस में है तो आस्क्ड लगाएंगे। क्लियर? उसी प्रकार से टेल या टेल्स प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए टोल्ड, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसके टेंस को रखेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के मूड के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज की जाएगी। क्लियर? अगला नियम जो होता है वो होगा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे आप टू का यूज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने क्या बताया था कि इन्वर्टेड कामा हटा के आप टू का यूज कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी टू का यूज करेंगे और फिर आप क्वेश्चन टैग हटा देंगे। अब इतने में नहीं, इसमें जो जर्नल रूल होते हैं, जो इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के जो रूल मैंने समझाए थे वो सारे रूल इसमें यूज करने पड़ेंगे अगर यूज हो रहे होंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो जर्नल रूल है वो भी यहाँ यूज किया जाएगा। देखिए सेंटेंस मैंने एग्जांपल लिया है कि he said to me give me some rupees will you। अब इसको आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे कि इनका जो जनरल रूल है इंपरेटिव सेंटेंस का वो लग जाएगा,
विल यू हटा दिया जाएगा और सेड टू की जगह पे इसके मूड के अकॉर्डिंग यहां पे हम चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहां पे सेंटेंस का मूड क्या दिख रहा है? गिव मी सम रुपीज। अब ये प्रार्थना की जा रही है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब इसके बाद टू गिव। अब मी है तो मी इसके ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, गिव हिम सम रुपीज। क्लियर? ये इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बना दिया जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड। अरुण सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट विल यू। तो हो जाएगा कि अरुण आस्क्ड ने कहा या रिक्वेस्ट। लेकिन अगर यहां पे होता कि द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, तो यहां हो जाता सेड टू की जगह ना आस्क होता ना रिक्वेस्ट होता, ऑर्डर्ड होता। क्लियर? या फिर द सन सेड टू हिज मदर, तो यहां पे जब सेड टू होता तो यहां पे क्या हो जाता कि रिक्वेस्ट होता या प्रेड होता, जिसके अकॉर्डिंग आप जैसा मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देगा, उसी के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच का मूड होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां सब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती चली जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया कि अरुण आस्क्ड या रिक्वेस्टेड, और उसके बाद हर टू स्विच ऑफ द लाइट। इसमें प्रोनाउन था नहीं, इसलिए प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया। क्लियर? लास्ट में यदि क्वेश्चन टैग आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो क्वेश्चन टैग को आपको पूरी तरह से हटा देना है और फिर नॉर्मली जैसा इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग इंडायरेक्ट में बनाते आ रहे हैं उसी के तरह इसको इंडायरेक्ट में बना लेना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रूल लेते हैं। तो अगला रूल हमारे सामने आता है कि हम लोग सामने ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं कि जिनको देखने में तो लगता है ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में इंट्रोगेटिव होते नहीं है, वो दूसरे सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि सी सेड विल यू ओपन द गेट, तो सी सेड विल यू ओपन द गेट मतलब ये ऑर्डर है, ये पुलिस बोल रही है कि शी सेड, पुलिस के लिए वो बोला गया है शी सेड। क्लियर? तो यहां पे देखिए कि ये क्वेश्चन दिख रहा है भले, लेकिन एक एज ए ऑर्डर है। उसी प्रकार से अगला है मोहन सेड टू मी विल यू लेंड मी अ पेन प्लीज। अब यहां देखिए प्लीज लगा देने से क्या हुआ कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पे क्वेश्चन में रूप में भले ही दिखाई दे रहा है लेकिन ये एज ए रिक्वेस्ट है। उसी के अनुसार नीला सेड मे आई यूज योर साइकिल, यहां पे नीला जो है परमिशन मांग रही है, क्वेश्चन है लेकिन परमिशन मांग रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कहा नहीं, सेंटेंस के मूड के अनुसार, सेंटेंस के मूड के अनुसार हम लोग आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इनवाइट, इसी प्रकार में इसके टेंस को देखते हुए बदल देते हैं। सी सेड विल यू ओपन द गेट, पुलिस का ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि जिसे सी ऑर्डर टू मी टू ओपन द गेट। क्लियर? या फिर मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम अ पेन। ये इस प्रकार से करेंगे कि यहां पे देखिए कि ये जो रिक्वेस्ट है तो हो जाएगा मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम अ पेन। अब यहां पे अनावश्यक वर्ड था प्लीज, उसे हटा दिया, यार हो जाएगा शी ऑर्डर्ड। या फिर अगर रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू मी टू ओपन द गेट, ओपन द गेट। इसी प्रकार से यहां पर भी हो सकेगा कि नीला सेड मे आई यूज, तो ये हो जाएगा कि नीला रिक्वेस्ट, क्योंकि परमिशन मांगे तो परमिशन रिक्वेस्ट के रूप में ही होता है। तो नीला रिक्वेस्टेड, इसके बाद आस्क लगा देंगे हम लोग, आस्क, रिक्वेस्टेड या आस्क दोनों कर सकते हैं। टू यूज माई साइकिल। क्लियर? यहां पे देखने में कुछ जो इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको कुछ अपना सेंस लगाना है, जोर को अपने हिसाब माई से पूछे, क्योंकि परमिशन किससे ली जा रही, सामने वाले से ली जा रही, इसलिए माई का यूज किया गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये ऐसे सेंटेंस देखने में समझ में आ गए होंगे कि इनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। और एक और आता है जिसमें शुड लगा हुआ आपको शुरू में ही मिलेगा, लेकिन शुड लगने के बाद वो सेंटेंस शुड के रूप में ना रहकर वहां पे रिक्वेस्ट के रूप में चला जाता है। तो वहां पर भी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि शुड लगा हुआ मिल रहा तो आस्क मत लगाइए, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए।
तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में जितना भी रूल मैंने आपको समझाया, जैसा मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, वो चीज मैंने जरूर पूरी की होगी। हर एक चीज को एकदम डिटेल, एकदम बारीकी से समझाया है। कई सारे रूल थे, समय लग गया समझाने में, वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन लंबा बनने से कोई दिक्कत नहीं होती। जब तक डिटेल में हर एक चीज आपको जानने को नहीं मिलेगी, तब तक आप हर चीज सीख नहीं पाएंगे। 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बना के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे चैनल का ये रूल है कि जो बताऊंगा एकदम डिटेल में बताऊंगा और एकदम यूनिक तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये डिटेल आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये शुरू में कहा था कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो आपको हमेशा और आगे तक मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।